मैं कोकिला प्रधान आपका अपने यूट्यूब चैनल योर बेस्ट ऑप्शन ग्रुप चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो पिछली क्लास में हमने अंग्रेज़ों के भारत आने के उद्देश्य, ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत और उस कंपनी के बनने से पहले भारत आए अंग्रेज और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भेजे गए उनके आधिकारिक दूतों के बारे में जाना, जिसमें हमने देखा था थॉमस रो ने जहांगीर से व्यापारिक अधिकार का फरमान हासिल कर लिया था। अब हम देखेंगे उसके इस फरमान हासिल करने के बाद किस प्रकार उन्होंने व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआती कदम। मुख्य व्यापारिक केंद्र बनाने से पहले उन्होंने क्या क्या शुरुआत में कौन कौन से व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। सबसे पहले अस्थायी व्यापारिक केंद्र उन्होंने स्थापित किया था मुसलीपत्तनम में। ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। 1611 ईस्वी में सबसे पहला अस्थायी व्यापारिक केंद्र अंग्रेजों का। यहाँ वे मुख्य रूप से गोलकुंडा के सुल्तान की मदद से कपड़ों का व्यापार करते थे। फिर सबसे पहला स्थायी और सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र उन्होंने 1613 ईस्वी में सूरत, गुजरात में खोला। यह पश्चिमी तट पर अंग्रेजों का सबसे स्थायी और बड़ा व्यापारिक केंद्र बना। सर थॉमस रो के आने से पहले भी यह स्थापित था और बड़ा व्यापारिक केंद्र था, लेकिन थॉमस रो के शाही फरमान मिलने के बाद सूरत एक केवल साधारण व्यापारिक केंद्र न होकर पूरे भारत में अंग्रेजों ने जितने भी अन्य केंद्र पश्चिम की तरफ खोले थे, जैसे आगरा, अहमदाबाद, भरौच, उसको संभालने वाला मुख्य मुख्यालय बना दिया। सबका केंद्र ये रहेगा सूरत, पश्चिम की तरफ का, ऐसा। तो अब देखते हैं अंग्रेजों के मुख्य व्यापारिक केंद्र शाही फरमान मिलने के बाद कहाँ कहाँ इनका विस्तार हुआ। उत्तर और पश्चिम भारत में विस्तार सबसे पहले भरौच और अहमदाबाद। 1616 से 1617 के बीच में भरौच पर एक केंद्र बना और अहमदाबाद में 1619 ईस्वी में। गुजरात के में इन दोनों केंद्रों पर अंग्रेजों ने सूती कपड़े और नील की खरीद के लिए चौकियां बनाई थी। आगरा में 1618 ईस्वी में मुगल राजधानी आगरा में अंग्रेजों ने अपना केंद्र स्थापित किया ताकि वे सीधे मुगल दरबार और उत्तर भारत के व्यापार पर नजर रख सके। 1616 में बुरहानपुर, मध्य प्रदेश का यह शहर उस समय दक्षिण का द्वार माना जाता था, जहां अंग्रेजों ने एक डिपो बनाया था, व्यापारिक डिपो बनाया था। अब देखते हैं पूर्वी तट। अभी हमने देखा था उत्तर और पश्चिम भारत में किस प्रकार इन्होंने विस्तार किया। अब हम देखेंगे पूर्वी तट और अन्य क्षेत्र, यहाँ पर कैसे उन्होंने विस्तार किया। सबसे पहला अरमा गांव, 1626 ईस्वी, आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित इस केंद्र को अंग्रेजों ने सुरक्षा के लिहाज पर थोड़ा मजबूत किया था। और पटना 1620 ईस्वी, बिहार के पटना में अंग्रेजों ने सिल्क और सोडा मतलब बारूद बनाने के सामान के लिए यहाँ पर पहला अस्थायी कोठी खोला था। पिपली और हरिहरपुर ये उड़ीसा के तट पर स्थित केंद्र थे, जहाँ से अंग्रेजों ने बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने की शुरुआत की थी। यहीं से उन्होंने शुरुआत किया था बंगाल आने का। 1633 ईस्वी में ये खोला गया। इस प्रकार अंग्रेजों ने भारत के पश्चिमी और पूर्वी तटों पर लगभग 10 से अधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बना दिए। 10 से अधिक यानी 10 से 12 व्यापारिक केंद्र बन चुका था। और जब इन केंद्रों की संख्या 10 से ज़्यादा हो गई, मतलब सूरत, पश्चिम गुजरात से लेकर उड़ीसा पूर्व तक हजारों किलोमीटर दूर फैल गए क्या व्यापारिक केंद्र, तो उन्हें संदेश भेजने, सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने में बेहद कठिनाई हो रही थी। इसी समस्या को हल करने के लिए उन्होंने प्रेसिडेंसी व्यवस्था लागू की। प्रेसिडेंसी व्यवस्था क्या था? ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में अपने विशाल व्यापार और क्षेत्रों को संभालने के लिए बनाई एक प्रशासनिक व्यवस्था थी। अगर हम केवल प्रेसिडेंसी शब्द की बात करें तो ये एक प्रशासनिक क्षेत्र होता है या एक मुख्य प्रांत है, और प्रत्येक मुख्य क्षेत्र या प्रांत का एक सर्वोच्च अधिकारी होता था, जिसे कहते थे प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर, और उसी प्रेसिडेंट के अधिकार क्षेत्र वाले पूरे इलाके को हम प्रेसिडेंसी के नाम से जानते थे। तो क्या था ये व्यवस्था? अंग्रेजों ने पूरे भारत को मतलब पूरे भारत के व्यापारिक केंद्रों
और क्षेत्रों को मुख्य रूप से 3 बड़े प्रेसिडेंसीज में विभाजित किया था, मतलब 3 बड़े मुख्य प्रांत क्षेत्रों में विभाजित किया था, जिसमें जो 3 थे वो थे मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी। मद्रास प्रेसिडेंसी दक्षिण भारत के लिए फोर्ट सेंट जॉर्ज प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी पश्चिम भारत के लिए, बंगाल प्रेसिडेंसी फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी जो कि पूर्वी भारत के लिए था, और ये सबसे बड़ी और सबसे समृद्ध प्रेसिडेंसी थी अंग्रेजों की। शुरुआत में ये तीनों स्वतंत्र थे और स्वतंत्र रूप से जो कंपनी के मालिक इंग्लैंड में बैठे कंपनी के मालिकों को ये रिपोर्ट करते थे। इनकी कार्य प्रणाली कैसे चलती थी? तीनों प्रेसिडेंसी के गवर्नर सीधे इंग्लैंड में बैठे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के मालिकों को रिपोर्ट करते थे। यह केवल व्यापार ही नहीं संभालते थे बल्कि उस क्षेत्र की कानून, सुरक्षा और टैक्स लगान वसूलने का काम भी यही करते थे, यही देखते थे। तो ये था प्रेसिडेंसी व्यवस्था। अब हम देखते हैं एक एक करके प्रेसिडेंसीज को। सबसे पहला मद्रास प्रेसिडेंसी। सबसे पहले स्थापित मतलब सबसे पहले जो मुख्य प्रांत बनाया गया वो था मद्रास प्रेसिडेंसी। ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी और दक्षिण भारत का मुख्य प्रशासनिक केंद्र। फोर्ट इसका इतिहास क्या था? 1639 में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज अधिकारी चंद्रगिरी के राजा विजयनगर साम्राज्य के जो प्रतिनिधि थे उनसे मद्रास को पत्ते पर लिया था। पत्ते मतलब किराए पर लिया था। यहाँ अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला मजबूत और किलेबंद व्यापारिक केंद्र क्या था वो फोर्ट सेंट जॉर्ज इसको बनाया। और इसकी शुरुआत कब हुई? 1640 ईस्वी से इसकी शुरुआत हुई। और कहाँ पर बनाया था? दक्षिण भारत के कोरोमंडल तट पर। इसका नाम क्या था? प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट सेंट जॉर्ज। कहाँ से कहाँ तक विस्तरित था? इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? पूरे दक्षिण भारत पर फैली हुई थी। पूरा तमिलनाडु आता था, मतलब अभी का पूरा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का तटीय क्षेत्र, केरल का मालाबार क्षेत्र, कर्नाटक का कुछ हिस्सा और उड़ीसा का दक्षिणी भाग शामिल था। क्या क्या वस्तुएं ये निर्यात करते थे? अंग्रेज मुख्य रूप से सूती कपड़े, मलमल, मसाले, नील और कच्चे रेशम का बड़े पैमाने पर निर्यात करते थे। और इस प्रेसिडेंसी को संभालने के लिए इन्होंने खुद की सेना बनाई थी जिसे मद्रास आर्मी भी कहा जाता है। मद्रास प्रेसिडेंसी के लिए मद्रास आर्मी, बम्बई प्रेसिडेंसी के लिए बम्बई आर्मी और बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए बंगाल आर्मी खुद की सेना अंग्रेजों ने बनाई थी तीनों प्रेसिडेंसी को संभालने के लिए। तो सबसे फिर दूसरा आता है बम्बई प्रेसिडेंसी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का पश्चिमी मुख्यालय था। मद्रास क्या था? दक्षिण भारत का मुख्य प्रशासनिक केंद्र था। और ये क्या है? पश्चिमी मुख्यालय है। वो दक्षिणी मुख्यालय, ये पश्चिमी, और भारत का मुख्य व्यापारिक प्रवेश द्वार। इसका इतिहास क्या कहता है कि इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगालियों ने 1661 ईस्वी में बम्बई द्वीप दहेज में दिया था, मतलब उन्हें दहेज में मिला था, जिसे चार्ल्स द्वितीय मतलब वही राजा ने 1668 में ईस्वी में मात्र 10 पाउंड सालाना किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। और 1687 में शुरुआत में जो अंग्रेजों का पश्चिमी मुख्यालय हुआ करता था वो था सूरत, लेकिन उसे बदल दिया गया। 1687 में सुरक्षा और गहरे बंदरगाह की दृष्टि की सुविधा देखते हुए उन्होंने मुख्य केंद्र सूरत से हटाकर क्या कर दिया? बम्बई कर दिया। तब से बना बम्बई प्रेसिडेंसी। इसका नाम पड़ा प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे। और ये कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार था? पूरा पश्चिम भारत, जहाँ पर पूरा गुजरात, पश्चिमी महाराष्ट्र, सिंध क्षेत्र जो कि अब पाकिस्तान में है, और अरब सागर के किनारे अदन, यमन का हिस्सा शामिल था। मुख्य व्यापारिक वस्तुएं क्या क्या थीं जो निर्यात करते थे? सूती कपड़ा, अफीम, ये सब चीन और यूरोप में निर्यात करती थी। और यहाँ पर क्या बनाया? यहाँ पर उनकी खुद की सेना क्या थी? बॉम्बे आर्मी। अपनी खुद की सेना बनाई थी बॉम्बे आर्मी, मराठों और पुर्तगाली के खतरों से निपटने के लिए। और एक मजबूत नौसेना भी थी बम्बई प्रेसिडेंसी में। अब देखते हैं बंगाल प्रेसिडेंसी। ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे समृद्ध, बड़ी और पूर्वी भारत का मुख्य प्रशासनिक केंद्र। इसका इतिहास क्या कहता है?
1690 ईस्वी में जॉब चार्नॉक ने सूतानाटी, कालीकाता और गोविंदपुर गांवों को मिलाकर कलकत्ता शहर की नींव रखी थी। यहाँ अंग्रेजों ने अपना सबसे मजबूत किला और व्यापारिक केंद्र बनाया। क्या था? फोर्ट विलियम। ये इसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। मतलब आधिकारिक तौर पर ये एक स्वतंत्र प्रेसिडेंसी मुख्यालय घोषित कर दिया गया था, जो आगे चलकर पूरे ब्रिटिश भारत की राजधानी बनती है। इसे आधिकारिक तौर पर प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम भी कहा जाता था। और इसका भौगोलिक विस्तार कहाँ? ये एक विशाल प्रेसिडेंसी था। यहाँ पर पूरा बंगाल इसके अंदर आता था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम और बाद में उत्तर भारत के कई हिस्से जैसे अवध और पंजाब भी शामिल हो गए। यहाँ तक कि सिंगापुर और मलय क्षेत्र भी कुछ समय के लिए इसी के अधीन थे। मुख्य व्यापारिक वस्तुएं क्या क्या निर्यात करते थे ये? यहाँ से सबसे ज्यादा इन्हें मुनाफा मिलता था। मुख्य रूप से रेशम, सोडा बारूद बनाने के लिए, सूती कपड़ा, नील और चाय का बड़े पैमाने पर दुनिया भर में निर्यात होता था। यहाँ पर भी इन्होंने बंगाल आर्मी खड़ी की थी इस समृद्ध क्षेत्र की सुरक्षा और साम्राज्य विस्तार के लिए। लेकिन 1773 में जब अंग्रेजों ने भारत पर राज करना शुरू किया था, तब एक एक्ट पास हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट। उसके तहत मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी जो है, मतलब जो था, उसको बंगाल के अधीन कर दिया गया और बंगाल के गवर्नर को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जो हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। अब देखते हैं फर्रुख सियार का शाही फरमान। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का महाअधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा। तो शुरू करते हैं पृष्ठभूमि। 1715 ईस्वी में जॉन सुरमन के नेतृत्व में ब्रिटिश दूतों का एक दल मुगल सम्राट फर्रुख सियार के दरबार पहुंचा था। इस दल में शामिल डॉक्टर हैमिल्टन ने सम्राट को एक दर्दनाक बीमारी से मुक्ति दिलाई थी, जिससे वे खुश होकर 1717 ईस्वी में एक ऐतिहासिक फरमान जारी करते हैं, जिसमें अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा अधिकार मिल जाते हैं। इसीलिए ब्रिटिश इतिहासकार ओरमे ने इस फरमान को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा था। ठीक है, अब देखते हैं शाही फरमान की मुख्य शर्तें और अधिकार क्या क्या था। 1717 में इस अधिकार के तहत क्या क्या आता था? बंगाल में पूरी तरह टैक्स फ्री व्यापार कर दिया गया। अंग्रेजों को बंगाल में बिना कोई चुंगी या टैक्स दिए व्यापार करने की छूट मिल गई थी। इसके बदले उन्हें साल में केवल एक बार 3000 की मामूली रकम चुकानी पड़ती थी, मुगल दरबार में जमा करना पड़ता था। दूसरा, दस्तक फ्री पास जारी करने का अधिकार दे दिया गया। कंपनी को अपने माल को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए दस्तक, एक प्रकार का वीआईपी पास छापने का अधिकार मिला। इस पास को दिखाने पर मुगल सैनिक उनके माल को बिना टैक्स लिए और बिना चेकिंग किए जाने देते थे। सूरत में भी कर से मुक्ति। पश्चिम भारत के सबसे बड़े व्यापारिक केंद्र सूरत में भी अंग्रेजों का सारा टैक्स माफ कर दिया गया। इसके बदले उन्हें सालाना सिर्फ 10,000 देना पड़ता था। अंग्रेजी सिक्के को पूरे भारत में मंजूरी दे दी गई। इस अधिकारों के तहत जो शाही फरमान उसने जारी किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे की अपनी टकसाल में जो चांदी और तांबे के सिक्के ढाले थे, उन्हें पूरे मुगल साम्राज्य में वैध घोषित कर दिया गया। यानी अब अंग्रेजों के सिक्के पूरे भारत में चलने लगे थे। जमीन किराए पर लेने की छूट। कलकत्ता मतलब कोलकाता के आसपास की और अधिक जमीनों तथा गांवों को किराए पर लेने का अधिकार अंग्रेजों को मिल गया, जिससे उन्होंने अपने बंगाल प्रेसिडेंसी का क्षेत्र बढ़ा लिया था। अब इस शाही फरमान का भारतीय इतिहास पर क्या प्रभाव हुआ? जो व्यापारी बनकर आए थे वो शासक बन गए। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक छत्र राज। इस फरमान के बाद अंग्रेजों का व्यापारिक मुनाफा रातों रात कई गुना बढ़ गया था। टैक्स न देने के कारण वे भारतीय और अन्य यूरोपीय व्यापारियों जैसे कि फ्रांसीसी और डच इन सबसे आगे निकल गए। बंगाल के खजाने को भारी नुकसान हुआ। नवाबों को मिलने वाला व्यापारिक टैक्स चुंगी लगभग खत्म हो गया, जिससे बंगाल का शाही खजाना खाली होने लगा।
इसी आर्थिक नुकसान के कारण बंगाल के नवाब अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन हो गए थे। दस्तक का दुरुपयोग किया, जो पास उन्हें मिला था उसका दुरुपयोग इन्होंने बहुत अच्छे से किया। कंपनी के अंग्रेज अधिकारी अपने निजी व्यापार के लिए भी इस मुफ्त पास का इस्तेमाल करने लगे। वे भारतीय व्यापारियों को भी पैसे लेकर यह पास अवैध रूप से बेच देते थे, जिससे मुगल कानून व्यवस्था कमजोर हो गई। भारतीय व्यापारियों की बर्बादी। भारतीय बुनकरों और व्यापारियों को भारी टैक्स देना पड़ता था, जबकि अंग्रेजों का माल बिना टैक्स बिकता था। इस असमानता के कारण भारतीय घरेलू व्यापार और उद्योग पूरी तरह बर्बाद हो गया। ऐतिहासिक युद्धों की नींव इसी कारण पड़ी। प्लासी और बक्सर का युद्ध जो हुआ था, फरमान के इसी दुरुपयोग के कारण ये सब हुआ था। आगे चलकर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच प्लासी का युद्ध और बाद में बक्सर का युद्ध हुआ, जिसने भारत में ब्रिटिश गुलामी की शुरुआत की थी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। तो अब देखते हैं, भारत में ब्रिटिश राजनीतिक हस्तक्षेप की शुरुआत इसी के कारण हुई थी। फरमान मिला और इनका राजनीतिक हस्तक्षेप शुरू हो गया था। मुगल संप्रभुता को चुनौती। तो खुद के सिक्के पूरे भारत में चलाने का अधिकार पाकर अंग्रेजों ने एक तरह से मुगल राजा की बराबरी कर ली। आर्थिक रूप से मजबूत होकर वे अब भारतीय राजनीति में दखल देने के लिए काबिल हो गए थे। तो जब सम्राट ने अंग्रेजों को बम्बई के सिक्कों को पूरे भारत में चलाने की कानूनी मंजूरी दी थी, ये कोई एक व्यापारिक बात नहीं था। इतिहास में सिक्का चलाना केवल देश के राजा का ही अधिकार माना जाता था। अंग्रेजों के सिक्के भारत में चलने से उनकी आर्थिक ताकत तो बढ़ी ही, लेकिन भारतीय जनता और अन्य राजा, इन सब के बीच में भी उनकी जो इज्जत थी वह एक साधारण व्यापारी से बढ़कर शासक जैसी हो गई थी। इसी कारण वे सीधे मुगल सत्ता की बराबरी करने लगे। फिर नवाबों की सत्ता को नजरअंदाज करना। इस फरमान के बल पर अंग्रेज अधिकारी बंगाल के नवाबों के स्थानीय नियमों और कानूनों को मानने से साफ इनकार करने लगे थे, जिससे नवाबों की राजनीतिक स्थिति कमजोर होने लगी। मतलब इस फरमान को लेकर बंगाल के सूबेदार जैसे मुर्शिद कुली खां पूरी तरह खिलाफ थे। क्यों? क्योंकि इससे उनके राज्य का टैक्स खत्म हो रहा था। अंग्रेज अधिकारी नवाबों की एक भी बात नहीं सुनते थे, और जब भी नवाब के अधिकारी अंग्रेजों को टोकते थे तो अंग्रेज सीधे दिल्ली के मुगल बादशाह का फरमान दिखा देते थे। इस वजह से बंगाल के नवाबों की अपनी ही जमीन पर पकड़ और राजनीतिक ताकत कमजोर होने लगी थी। स्थानीय राजनीति में गूटबाजी कैसे? दस्तक, मुफ्त पास का फायदा उठाने के लिए कई भ्रष्ट भारतीय अधिकारी और जमींदार नवाब को छोड़कर अंग्रेजों के वफादार बनने लगे थे, जिससे नवाब के दरबार में आपसी फूट और कूटनीति की शुरुआत हुई। तो अंग्रेजों को जो सम्राट थे, दस्तक उन्होंने जो दिया था, टैक्स फ्री पास, इसका इस्तेमाल अंग्रेजों को केवल कंपनी के लिए करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या किया? इसका गलत इस्तेमाल किया। कैसे? बंगाल के नवाब के अमीर जमींदार, भ्रष्ट अधिकारी और भारतीय व्यापारियों को बिना टैक्स के माल निकालने के लिए, ताकि वे बिना टैक्स के माल ले पाए, उन्हें पास देते थे, वो भी अवैध रूप से पैसे लेकर भी उन्हें पास देते थे। और इसी पैसे के लालच में नवाब के अपने ही लोग अंग्रेज के वफादार बन गए और भारतीय दरबारों में गद्दारी और जो अंदरूनी गूटबाजी थी, इसकी शुरुआत हुई। फूट और कूटनीति की शुरुआत हुई। फिर किलेबंदी और सैन्य हस्तक्षेप। अपने व्यापारिक अधिकारियों की रक्षा के बहाने अंग्रेजों ने कलकत्ता मतलब फोर्ट विलियम में नवाब की मर्जी के बिना अपनी सेना और तोपें बढ़ानी शुरू कर दी, जो सीधे तौर पर देश की राजनीति और सुरक्षा में सीधा दखल था। मतलब अपने इस मुफ्त व्यापार और गोदामों की रक्षा करने के लिए बहाने अंग्रेजों ने कलकत्ता फोर्ट विलियम में अपनी सेना और तोपें तोपें लगानी शुरू कर दी थी।
और वो भी बिना नवाब की इजाज़त के, बिना नवाब की अनुमति के, और किसी भी देश या फिर राज्य में बिना राजा की अनुमति अपनी सेना खड़ी करना यह सीधा राजनीतिक दखल था। इसी सैन्य ताकत के दम पर स्थानीय प्रशासन को वे डराने लगे और अपने फैसले थोपने शुरू कर दिए। कौन? अंग्रेज। अब आखिरी आता है युद्ध और सत्ता पर कब्जा। नवाबों के राजनीतिक मामलों में इसी लगातार दखल और का अंतिम परिणाम हुआ प्लासी का युद्ध 1757 के रूप में सामने आया, जिसने नवाब को हटाकर अंग्रेजों को बंगाल का असली मालिक बना दिया। मतलब जिस प्रकार इन्होंने राजनीतिक हस्तक्षेप किया, इसका सबसे खतरनाक असर यह हुआ कि अंग्रेजों की मनमानी इतनी बढ़ गई कि वे आगे चलकर बंगाल के नए नवाब जो बनते हैं सिराजुद्दौला, उन्होंने जब इन्हें रोकना चाहा, अंग्रेजों को सिराजुद्दौला ने जब रोकने की कोशिश की तो अंग्रेजों ने कूटनीति और गद्दारी का सहारा लेकर प्लासी का युद्ध छेड़ दिया और इस युद्ध में नवाब को हराकर बंगाल की गद्दी पर अपनी एक कठपुतली नवाब मीर जाफर बैठा दिया। इस तरह इस एक फरमान से शुरू हुआ दखल अंततः भारत की राजनीतिक गुलामी का सबसे बड़ा कारण बना। तो आज के लिए इतना ही। अब सारांश देखते हैं। हमने अभी तक क्या देखा? भारत आगमन का आरंभ अंग्रेजों का सफर 1579 में थॉमस स्टीफेंस के समुद्री मार्ग से आने के साथ शुरू हुआ। इसके बाद 1608 में कप्तान हॉकिंस कंपनी के पहले दूत बनकर हेक्टर जहाज से सूरत तक पहुंचे और मुगल दरबार में कूटनीति की शुरुआत की। व्यापारिक केंद्रों का जाल कैसे बुना? सर थॉमस रोज 1615 को जहांगीर से मिले। शाही फरमान के बाद अंग्रेजों ने भारत के अलग अलग हिस्सों में 10 से अधिक फैक्ट्रियां और कोठियां जैसे सूरत, भरौज, मछलीपट्टनम, बालासोर ये सब खोल दिया। प्रशासनिक ढांचा, प्रेसिडेंसी व्यवस्था। भारत में फैले इस विशाल व्यापार को संभालने के लिए अंग्रेजों ने पूरे क्षेत्र को 3 मुख्य प्रांतों में बांटा, जिन्हें मद्रास, बंबई और बंगाल प्रेसिडेंसी कहा गया। सुरक्षा के लिए इन्होंने अपनी स्वतंत्र सेनाएं भी बनाई थीं। ऐतिहासिक मोड़ कब आया? फर्रुख सियार के फरमान के बाद 1717 में, जब उन्होंने ये फरमान जारी किया। इस सुनहरे फरमान ने कंपनी को बंगाल में पूरी तरह टैक्स फ्री, कर मुक्त व्यापार, दस्तक पास जारी करने और बंबई के अंग्रेजी सिक्कों को पूरे भारत में चलाने का अधिकार दे दिया। राजनीतिक हस्तक्षेप और साम्राज्य की नींव। टैक्स छूट और दस्तक के इसी भयंकर दुरुपयोग के कारण अंग्रेजों का भारतीय राजाओं के साथ टकराव शुरू हुआ। यहीं से उनके राजनीतिक हस्तक्षेप की शुरुआत हुई, जिसने आगे चलकर व्यापारी कंपनी को भारत का शासक बना दिया। आगे भारत के समृद्ध व्यापार पर कब्जा करने के दौर में अंग्रेज ही नहीं, अब हमें आने वाले अगले यूरोपीय शक्ति जैसे डेनिस और बेहद शक्तिशाली फ्रांसीसी शक्तियों के बारे में भी पढ़ना है। तो अंग्रेजों का भारत में आगमन ये हो गया। यह टॉपिक अब हम पढ़ेंगे भारत में डेनिस का आगमन। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।